यस, हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या सुन पा रहे हो मुझे सभी? देखिए जी, आज आपका कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट क्लास है। ठीक है। इसमें हम डिमांड, सप्लाई एंड कार्डिनल यूटिलिटी भी पढ़ेंगे। लेट्स सी। अब एक बात ध्यान से समझिए, हमको जो भी चीज पढ़नी है ना, वो बेसिक टू एडवांस पढ़नी है। दैट मीन्स अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने मास्टर्स के दौरान अपने कंसेप्ट्स ठीक से क्लियर करके नहीं आए, है ना, या अपना बेसिक्स भी ठीक से क्लियर नहीं है। उनको हो सकता है कि जो मैं एडवांस लेवल का पढ़ाऊं उनको वो डिफिकल्ट लगे, है ना। और कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको, जो बहुत अच्छा अपना मास्टर्स में पढ़ के आए हैं, और जो मैं बेसिक लेवल का पढ़ाऊंगी उनको वो लगेगा ये तो काफी कॉमन है। बात समझे ना। तो मुझे सभी तरह के स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाना है। दैट मीन्स हर किसी को मद्देनजर रखते हुए। तो जिसको एडवांस समझ नहीं आएगा वो क्लास को रिपीटेडली देखिए। ओके मेधावी जी, आई विल रिपीट द थिंग्स। तो मैं ये बोल रही थी मेधावी जी कि हमारा हर एक, जो हम आज कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो आगे हमारी जितनी भी चीजें रहेंगी वो बेसिक टू एडवांस रहेंगी। ठीक है। लैपटॉप से नहीं हो रहा, चलो फोन से देख लीजिए, मैं देखती हूँ इसके बारे में क्यों लैपटॉप से नहीं हो रहा। ठीक है। तो आप अभी फिलहाल फोन से कर लीजिए अपना। ठीक है। एक मिनट। तो मैं ये बोल रही थी आपको कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बेसिक्स क्लियर है। तो हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। दैट मीन्स मैं जो एडवांस चीजें पढ़ाऊंगी ना आपको, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को लगेगा कि भाई ये काफी एडवांस हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा है ये क्या। पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट, आपको एडवांस पढ़ना ही पड़ेगा। आप एडवांस को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आप ये चीज सोचेंगे कि सब इजी इजी कर ले, शॉर्टकट्स अपना ले और एग्जाम भी क्लियर हो जाए, नहीं। एक कंसिस्टेंट वे में अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिक पढ़ने हैं, एडवांस भी पढ़ना है। ठीक है। सब चीज पढ़नी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना। ठीक है। कुछ चीज नहीं समझ आ रही, उसको रिपीटेडली देखो, बार बार देखो, क्लास को नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, यू कैन वॉच। पर उसको वो चीज नहीं करनी कि बड़ा डिफिकल्ट हो गया या छोड़ दो इसे, ऐसा कुछ, है ना। क्योंकि इस बार के कोर्स में ना एक दो चीजें मैं अलग करवा रही हूँ। अलग मीन्स टू से कि मैं आपको कुछ और एडवांस लेवल की बुक्स भी फॉलो करवा रही हूँ आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। कुछ सियानिस की बुक से हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसमें काफी अच्छा माइक्रो दिया हुआ है। एक्चुअल हुजा एक बेसिक लेवल की बुक है, एडवांस ज्यादा नहीं है उसमें। ठीक है। तो लेट्स सी, मैं आपको अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पीपीटी को। ठीक है जी। तो आई विल रिकमेंड यू कि आपके पास अगर तो मेरी इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, आप उसको साथ में खोल लीजिए, उस पर अपडेट करते रहिएगा चीजें जो मैं यहाँ पर आपको एड ऑन करूंगी पढ़ाते वक्त। या दूसरी चीज, आप अगर अपने खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो दैट इज योर चॉइस आल्सो। ठीक है। चलो। तो ये देखिए, ये है मेरी फर्स्ट स्लाइड। सबको स्क्रीन सही से नजर आ रही है? ये जो हम लोग करते हैं ना, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, हर बार से पिछले बैचेस से भी आपने देखा करते आए हैं। कंसेप्ट ऑफ डिमांड, है ना, ये बेसिक डेफिनेशंस है। ये आई थिंक आप प्लस टू से इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो आपने की है। ठीक है। अब इसके अलावा ना हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करनी है। अब ये वाली स्लाइड से ना मैंने कुछ सियानी से कुछ चीजें ऐड ऑन करी है। ठीक है। कि ये एक्सियम ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। और देखिए, जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करते हैं, आपको याद है जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ना पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है, फिर लॉ ऑफ डिमांड आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो बेसिकली क्यों? क्योंकि जो डिमांड का नियम है ना, उसका कारण ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, है ना। तो इसीलिए मुझे आपको अगर डिमांड पढ़ानी है तो मुझे आपको कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये कंसेप्ट भी साथ में समझाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? श्रुति जी, आप रीज्वाइन करिए क्लास को। यू हैव टू रीज्वाइन, आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट इज ऑल ओके। अब डिमांड का कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया 1890s में, उसकी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है।
सो लॉ ऑफ डिमांड, जैसे मैंने कहा एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। बेसिक लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि प्राइस कमोडिटी के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है ना। दैट मीन्स कि आपका अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। ये चीज पढ़ते हैं हम एक बेसिक लेवल का लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आई एज्यूम कि आप लोग इससे प्लस 2 से पढ़ते आए हो, बट फिर भी क्योंकि मुझे रिपीट करना है, एक बार बेसिक्स भी रिपीट करना है, तो मुझे आपको समझाना है। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इन अदर थिंग्स में आ जाते हैं। देखिए लॉ ऑफ डिमांड की ना एक ड्रॉबैक यही है कि इसमें अदर थिंग्स कांस्टेंट लेके चली गई है। इसमें ये चीज कांस्टेंट ली गई है कि भाई इनकम का डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का डिमांड पर क्या, उन सभी रिलेशंस को उसने कांस्टेंट का है। उसने क्या सिर्फ हम प्राइस एंड डिमांड का इसमें रिलेशन देख रहे हैं, उसी को लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है कि प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन। सेटिरस पैराबस भी इसको बोलते हैं, सेटिरस पैराबस। सेटिरस पैराबस का मतलब होता है सेटिरस पैराबस, दैट मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि दूसरे सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है डिमांड पर उसको मान के नहीं चलते, उनको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। समझ के बाद ये चीज। तो अब नॉर्मल गुड्स के केस में आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। इस तरह से नेगेटिव रिलेशन है, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किससे कहां से? लेफ्ट से राइट की तरफ है ना। ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? सो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व चल रहा है। ठीक है जी। अब मैंने साथ साथ में स्टूडेंट्स का ये जो हिंदी मीडियम का अंदर रहता है ना, हिंदी मैडम हिंदी जरूर बता दो, तो हिंदी की स्लाइड्स भी ऐड कर दी हैं आपकी पीपीटी में, जो आपको दूंगी ना क्लास नोट्स, उसमें भी ऐड होगी। यू कैन रीड इन हिंदी मीडियम आल्सो, बट आई विल रिकमेंड, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर चाहे आप अब तक हिंदी मीडियम में पढ़कर आए हैं ना, पर अगर आप बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स को इंग्लिश में समझेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स की बात कर रही हूँ, जैसे डिमांड, सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इनको अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। पर अगर आप इन बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स को भी हिंदी में समझेंगे, मांग कहेंगे, सप्लाई को पूर्ति करें, इस तरह से समझेंगे, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और तब आप रियलाइज करेंगे कि हाँ मैम जो बोल रही थी सही थी, उस टाइम इंग्लिश मीडियम में इनको समझ लेना चाहिए था। बिकॉज जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो इंटरव्यूअर ज्यादातर केसेस में वो आपको इंग्लिश में ही पूछेगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, पढ़ाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपकी वो मांग या पूर्ति वाले वर्ड्स को बच्चे सारे नहीं समझेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसको डिमांड सप्लाई बोलते हैं, तो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स इंग्लिश में पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप पीएचडी करेंगे तो मोस्टली जब आप लिटरेचर रिव्यू के लिए रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे वो भी इंग्लिश में ही होंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगी, सो आप कैसे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे? अपना थीसिस लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज हिंदी में पीएचडी करवाती हैं, बट वो फिर आपकी पीएचडी थोड़ी लिमिटेड रह जाएगी ना। आप इंग्लिश रिसर्च पेपर जो काफी हाई क्वालिटी के रहते हैं, वो तो आपकी पहुंच से परे रह जाएंगे। बात समझे? सो ओवरऑल कहने का मतलब, बिकॉज नेशनल इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, फिर उस केस में आप सिर्फ हिंदी, जो इंडिया के हिंदी मीडियम के रिसर्च पेपर्स हैं वही पढ़ पाएंगे, आप इंटरनेशनल पेपर्स नहीं पढ़ पाएंगे। इंटरनेशनल पेपर्स में आपको अपना सबमिशन करवाना है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। सो देयर आर लोट ऑफ फैक्टर्स। सो मैंने ओरिएंटेशन क्लास में कुछ रूल्स बताए थे कि क्लास के बीच में हैंड रेज नहीं करना, डाउट्स एंड में पूछने हैं। आई होप ओरिएंटेशन क्लास देखे बिना आज आपकी क्लास ज्वाइन कर रहे हो। चलो, तो दैट्स द रीजन कि मैं हर क्लास में कुछ वॉलंटियर्स बना देती हूँ। अभी मैं 3-4 दिन में बनाऊंगी वॉलंटियर्स, और पूरी उनकी ड्यूटी लगाऊंगी कि अगर कोई ऑडियो वीडियो इशू है तभी हैंड रेस करें, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है हैंड रेस करने का। अदरवाइज कोई स्टूडेंट वैसे ही बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मैं उसको नहीं मानूंगी जितने देर वॉलंटियर्स नहीं कहेंगे। बिकॉज हैंड रेस बिना मतलब के करना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, मेरे लिए, आपके लिए भी। सभी क्लास डिस्टर्ब होती है और पढ़ाने वाला भी डिस्टर्ब होता है। सो बिना मतलब के हैंड रेस मत करिएगा, ठीक है जी। जो बच्चा बिना मतलब के हैंड रेस नहीं करता मैं उसी को वॉलंटियर बनाती हूँ। चलो, अब ये चीज होगी लॉ ऑफ डिमांड की। अब देखिए ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। यूटिलिटी क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स सी। अब ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, इसमें हम एक तो कार्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं, एक ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है। सो आज
की लेक्चर में हम कार्डिनल अप्रोच की ही बात कर रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच वो जो मार्शल ने दी है, ठीक है। यूटिलिटी होती क्या है, यूटिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, यूटिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। सो क्या है ये? इट इज बेसिकली, नहीं, 2 मिनट। ये उपयोगिता में मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है। हाँ, उपयोगिता बोलते हैं इसको, उपभोक्ता नहीं बोलते। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ, कुल उपयोगिता, दैट इज यूटिलिटी, है ना। उपयोगिता बोलते हैं यूटिलिटी को हिंदी में। सो यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, इट इज ए पावर ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। कि एक गुड में कितनी पावर है, एक गुड में कितनी, यस, थैंक यू सो मच ज्योतिषका जी। एक गुड में कितनी पावर है, कितनी ताकत है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। सो यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि एक गुड की पावर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को अलग अलग गुड्स पर इस तरह से स्पेंड करता है कि उसमें चेंज करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई चाहत नहीं है। जिस चीज में वो पूरा सेटिस्फाइड है, ठीक है, कि अपनी लिमिटेड इनकम को उसने अलग अलग गुड्स पर इस तरह से स्पेंड कर दिया है कि उसमें अब वो किसी भी तरह की चेंज की चाहत नहीं रखता, राइट। देन द अदर इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फेक्शन जो एक कंज्यूमर को मिलती है सारी कमोडिटीज कंज्यूम करने से, ठीक है। मैंने 10 एप्पल्स कंज्यूम किए, 10 एप्पल्स कंज्यूम करने से मुझे 1000 यूटिल्स, यूटिल्स इज ए मेयर, यूनिट ऑफ मेयरमेंट है जिसमें हम यूटिलिटी को मेयर करते हैं। 10 एप्पल्स खाने से मुझे 1000 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, ठीक है। दैट इज अ टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन। बट जो मार्जिनल होती है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिली। एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई एम सेइंग कि भाई मैंने 10 यूनिट्स कंज्यूम किए और मुझे 1000 यूटिलिटी मिली, ये टोटल हो गई। अगर मैं कहूं कि भाई 11 यूनिट्स, 11th यूनिट कंज्यूम करने से मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 1100, ठीक है। टोटल मतलब 11 यूनिट्स कंज्यूम करने से 1100 हो गई। अब ये एक एप्पल ऐड करने से, एक एप्पल का यूनिट ऐड करने से मेरी यूटिलिटी में कितना इंक्रीज हुआ बताइए? कितना इंक्रीज हुआ? 100 का इंक्रीज हुआ। तो ये 100 हो गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। 100 हो गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन कर दे तो टोटल यूटिलिटी बन जाती है, ठीक है। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है सो दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर मैं डेरिवेशन या मैथमेटिकल कंटेक्स्ट में करूं, कहूं कि जब हम टोटल यूटिलिटी की डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बनती है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि देखो टोटल यूटिलिटी nth यूनिट से मुझे जितनी मिली और टोटल यूटिलिटी मुझे 11th यूनिट से जितनी मिली, इनको माइनस कर दोगे, माइनस करके कितना आया? 100, है ना। वो भी आपकी बन जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझे? टोटल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट 11 यूनिट से जितनी मिली, टोटल यूटिलिटी n-1, n-1 इनके 10 यूनिट से जितनी मिली थी, 1100 माइनस 1000 कितने हो गए? 100। सो दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये आपका बेसिक्स था। अब कुछ और बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन समझ लेते हैं, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पेरिशेबल वो है जिनको हम नहीं स्टोर कर सकते। पेरिशेबल गुड्स को हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स के प्राइसेस वॉलेटाइल नहीं होते। वॉलेटाइल नहीं होते का क्या मतलब है? यस, क्या मतलब है वॉलेटाइल नहीं होने का? कैन यू टेल मी?
हाँ, टेम्परेरी, बेसिकली वॉलेटाइल को हम बोलते हैं टेम्परेरी, ठीक है। कहने का मतलब कि जो पेरिशेबल गुड्स है इनके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, इनके चेंज होते रहते हैं। ड्यूरेबल गुड्स के प्राइसेस इतने ज्यादा चेंजेबल नहीं होते, ठीक है, मतलब ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होते, इतने चेंज नहीं होते। जैसे आप फूड वगैरह देखिए तो इनके प्राइसेस रोज बदलते रहते हैं क्योंकि ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। समझ गए? यस, सही है। सो ड्राइव्ड डिमांड क्या होती है? ड्राइव डिमांड का मतलब है ऐसे गुड्स की डिमांड जो गुड्स किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। जैसे कि लेबर, हम लेबर की डिमांड क्यों करते हैं? बिकॉज लेबर हमारे लिए प्रोडक्शन करती है, लेबर हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है ना। तो लेबर की डिमांड जो है वो ड्राइव्ड डिमांड हो गई, क्योंकि लेबर की डिमांड इसलिए हो रही है बिकॉज लेबर यूज हो रही है दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में। समझे? चलो, तो कौन सा यूटिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लिखा तो है, ये देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल ने दिया, ऑलरेडी टोल्ड। अब आ गया डिमांड फंक्शन। देखिए ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, याद रखिएगा, इसके बारे में एक बार एग्जाम में भी आपको पूछा गया था। तो जैसे हमने अभी लॉ ऑफ डिमांड में किया था, लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड जो है वो प्राइस का फंक्शन है ना। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, राइट? ऐसे किया था हमने, है ना। सो डिमांड को हमने प्राइस का फंक्शन बोला था, है ना। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड बढ़ी। अब इसका अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा दैट मीन्स अगर मैं प्राइस को डिमांड का फंक्शन बनाता हूं तो ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है ना। सो दैट इज द इनवर्स डिमांड फंक्शन। अब इसमें ये डिपिक्ट हो रहा है कि भाई प्राइस जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन का क्या मतलब है? डिमांड फंक्शन का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि डिमांड वैसे बहुत सारे वेरिएबल्स का फंक्शन है ना। डिमांड प्राइस का फंक्शन है, डिमांड इनकम का फंक्शन है, डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का फंक्शन है, डिमांड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का फंक्शन है। पर अगर हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो उसमें तो हम सारा कुछ कांस्टेंट रख के चलते हैं, सिर्फ प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन ही देखते हैं। बट व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट ओवरऑल डिमांड फंक्शन, है ना, तो डिमांड फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, देखो ये नीचे लिखा हुआ है ना। सो डिमांड फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट कंज्यूमर्स वांट टू बाय एंड वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। यानी कि डिमांड और उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, जो जितने भी फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, है ना, दैट इज द डिमांड फंक्शन। तो ट्रेडिशनली हम डिमांड फंक्शन ऐसे बनाते हैं, इसमें चार का फैक्टर्स लेते हैं, वैसे होने को तो बड़े फैक्टर्स और भी होते हैं जो डिमांड पर प्रभाव डाल सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिमांड पर प्रभाव डाल सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। पर एक ट्रेडिशनल मॉडल में हम चार चीजों का मेनली जिक्र करते हैं कि डिमांड पर एक तो उसका प्राइस प्रभाव डालता है, डिमांड पर इनकम प्रभाव डालती है कंज्यूमर की, रिलेटेड गुड्स जो होते हैं जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये डिमांड पर प्रभाव डालते हैं, या जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट प्रेफरेंस, उसकी हैबिट, उसका फैशन, है ना, ये भी डिमांड पर प्रभाव डालता है। समझ गए बात को? तो द नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब इनका मतलब समझ लीजिए। सब्सटीट्यूट गुड्स जो हैं जैसे टी एंड कॉफी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंटरडिपेंडेंट है, कार एंड पेट्रोल, एक के बिना दूसरी को गति नहीं है। अभी कार कार है, आपके पास पेट्रोल नहीं है तो कुछ फायदा है वो कार का? नहीं है। पेट्रोल है, कार नहीं है, कुछ चलाने के लिए कोई व्हीकल नहीं है, कोई फायदा है? नहीं है ना। एक दूसरे के पूरक जो गुड्स होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड्स वो है जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं। मेरे पास टी नहीं है तो मैं कहूंगी चलो कॉफी पी लेते हैं, है ना, ये चीज। कोका कोला नहीं है तो चलो थम्स अप पी लेते हैं, वो चीज। सो ये सब्सटीट्यूट गुड्स है। अब ये समझो, ये चीज बड़े ध्यान से समझना, क्या होता है अगर एक गुड का, सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसका जो दूसरा सब्सटीट्यूट है ना उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पर, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग कहेंगे कि हम कॉफी की डिमांड बढ़ा देते हैं, या अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ेगा लोग कहेंगे हम थम्स अप की डिमांड बढ़ा देते हैं।
है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड में क्या फर्क पड़ा, तो ये चीज पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। सो दैट्स वाई क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की, वो पॉजिटिव होती है। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये नेगेटिव होती है, क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो आप लोग कार की डिमांड कम करोगे ही करोगे, साथ में पेट्रोल की डिमांड भी कम कर दोगे। तो कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड क्या हुई, कम हुई है, कम हुई है ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हुआ इसके केस में, नेगेटिव हुआ। क्लियर। प्रोज्ञानाथ जी, इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज वहां पर हमको डेरिवेशंस करनी होती हैं। डेरिवेशंस हमको हमेशा क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में करनी होती हैं, आउटपुट के रिस्पेक्ट में करनी होती हैं। तो हम इनवर्स डिमांड फंक्शन यूज करते हैं ताकि डेरिवेशंस हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कर सकें, ठीक है। बाकी जब हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि वहां पर अगर डिमांड फंक्शन हमको दिया भी होगा तो हमको उसको इनवर्स बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज डेरिवेशन तो हमको क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में करनी होती है। दैट्स द रीजन। हाँ, ऐसे तो भाग्यश्री जी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पर प्रभाव डालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पर तो हम स्पेसिफिक इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो उसी को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो ये समझ आ गया सबको। करें नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़ा एडवांस चीज है, ध्यान से समझो। ये खुद से यानी इसकी बुक से मैंने पैराग्राफ लिया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने लिया। देखिए, ध्यान से समझो इसमें क्या कहते हैं। कहते हैं कि जो हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ते हैं ना, कहानी की तरह समझो, एकदम याद रहेगा, भूलेगा भी नहीं। जो थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, बेसिकली इसका पर्पस होता है कि उन सब फैक्टर्स को पता लगाना, उन सब फैक्टर्स को डिटरमाइन करना जो डिमांड पर अपना प्रभाव डालते हैं, है ना, सभी फैक्टर्स का पता करना। पर थ्योरी ऑफ डिमांड का मेन पर्पस, जब हम बुक्स वगैरह में देखते हैं या टीचिंग पर्पस में, जब थ्योरी ऑफ डिमांड की बात आती है तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डिमांड, है ना। सबसे पहले जब जब भी आप थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में जिक्र करते हो, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड। पर जो ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये काफी कहते हैं मिसलीडिंग है, बिल्कुल मिसलीडिंग है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस पर कंसंट्रेट करता है। इसने बाकी सारे फैक्टर्स को बोल दिया भाई सेटिरस पेरिबस, तुम सभी चुप कर जाओ, तुम सभी कांस्टेंट रहो, ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे इफेक्ट को एनालिसिस नहीं किया जाएगा, तुम्हारे इफेक्ट को कांस्टेंट रखा जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ हमको प्राइस के इफेक्ट को मद्देनजर रखता है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड मिसलीडिंग है। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमारा मकसद है उन सभी फैक्टर्स को पढ़ना जो डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। हम थ्योरी ऑफ डिमांड को सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पर ही सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड मिसलीडिंग है, सिर्फ प्राइस पर कंसंट्रेट करता है, बाकी बोल देता है सेटिरस पैराबस, है ना, बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट। पर डिमांड एक मल्टी वेरिएट ऐसा वेरिएबल जो काफी सारे फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है ना। सो बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है। अब इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं डिमांड के, जो मैंने अभी अभी आपको बताए भी थे। एक तो वन प्राइस हो गया जो आप लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, एक हो गई कंज्यूमर की इनकम, एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अभी समझा हमने, कंज्यूमर का टेस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है इस कंट्री में, कंज्यूमर के पास वेल्थ कितनी है, कंज्यूमर का क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितना, बड़े फैक्टर्स है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो रियल लाइफ में अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पर तो डिमांड पर प्रभाव डालते हैं। जब इस चीज पे आप रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि इतने फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। प्राइस के थ्रू तो हमने उसको बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया डिमांड को। क्रेडिट अवेलेबिलिटी डिमांड पर प्रभाव डालती है। आपके पास क्रेडिट कार्ड हो ना दो चार, तो जितनी मर्जी मतलब हाथ टाइट हो आपका, पसंद की चीज तो ले ही लेंगे, चलो क्रेडिट कार्ड है इससे ले लेते हैं, होता है कि नहीं। प्राइस भी ज्यादा हो तब भी ले लेंगे, चलो अभी 45 दिन बाद ही चुकाना है, ले ही लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी डिमांड पर प्रभाव डालती है, ठीक है। पास्ट लेवल्स क्या रहे डिमांड के, वो डिमांड पर, ये चीज हम उसमें पढ़ेंगे, आपका जो रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये प्रभाव डालते हैं डिमांड पे। फिर इनकम के पास लेवल डिमांड पे प्रभाव डालते हैं, है ना। पर जैसे मैंने आपको कहा ट्रेडिशनली हम चार ही फैक्टर्स पढ़ते हैं, एक प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट। ट्रेडिशनली हम इन चार फैक्टर्स को लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज अब एक चीज और इसने कही है, कहता है पर ये जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते हैं ना सिर्फ इन चार फैक्टर्स को, जो भी मैंने आपको डिमांड फंक्शन में भी बताए थे,
इसमें भी अब एक प्रॉब्लम है कि इसमें सिर्फ कंज्यूमर डिमांड ली जा रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट गुड्स नहीं लिए जा रहे। आपको पता है ना कि डिमांड एक तो आपकी कंज्यूमर डिमांड, एक तो वो चीज की डिमांड है जो आप कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, एक वो चीज की डिमांड इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, है ना। पर जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो इसमें तो सिर्फ हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, हमने फिर यहाँ पे डिमांड थ्योरी को काफी रिस्ट्रिक्ट बुक्स में कर दिया हुआ है। असल में अगर रिसर्च के बिहाफ पे चीजों को पढ़े समझे थोड़ा, तो जो डिमांड है वो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों टाइप्स की होती है, पर इस डिमांड थ्योरी में हम सिर्फ कंज्यूमर डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी शॉर्ट कमिंग यही है कि हम इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड नहीं लेते, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्लूड नहीं करते इस डिमांड थ्योरी में, है ना। जबकि देखो यहाँ पे इसने लिखा है, कहता है टोटल डिमांड में एक होती है फाइनल डिमांड, एक होती है इंटरमीडिएट डिमांड। तो फाइनल डिमांड जो होती है ये दो तरह की होती है, कंज्यूमर डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। पर थ्योरी ऑफ डिमांड में हम सिर्फ कंज्यूमर डिमांड लेते हैं, ना तो इसमें इंटरमीडिएट डिमांड लेते हैं, ना तो इन्वेस्टमेंट डिमांड लेते हैं। तो ये लिमिटेशंस बताई हैं मैंने आपको डिमांड थ्योरी की, लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशंस बताई हैं, डिमांड थ्योरी की लिमिटेशंस बताई, ठीक है। बात समझे? ये चीज आपको पहले पता नहीं थी ना, आई थिंक आपने पहली बार पढ़ी होगी ये चीज, कैसा भी होता है। चलो आगे देखिए, अब एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। समझ लो इंडिविजुअल डिमांड, देखो एक ए इंडिविजुअल की डिमांड, बी इंडिविजुअल की डिमांड, जब प्लस कर देते हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये ए इंडिविजुअल देखो ना, ये नेगेटिव रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है दोनों इंडिविजुअल्स की, है ना। तो जब दोनों को प्लस कर देंगे इट विल बिकम मार्केट डिमांड। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मार्केट डिमांड होती है ना, दैट इज द समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। इंडिविजुअल्स की डिमांड को आप प्लस कर दोगे तो वो आपकी मार्केट डिमांड बन जाएगी, समझ गए। तो अब मुझे आपको यहाँ पे अब क्या पढ़ाना है, अब मेरा यहाँ पे पढ़ाने का है आपको कि डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम यूटिलिटी कर्व, फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि जब भी आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया हो तो हम पहले नंबर पर लिखते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरे नंबर पर लिखते हैं डिमांड का नियम, है ना। यानी कि जो डिमांड है बेसिकली ये यूटिलिटी से ड्राइव्ड है ना, पहले यूटिलिटी आई फिर डिमांड आई। तो मुझे आपको पढ़ाना है कि कैसे ये डिमांड कर्व ड्राइव होता है यूटिलिटी कर्व से, यूटिलिटी कर्व से डिमांड कर्व की डेरिवेशन, ये हमको पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको पढ़ना है कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा, फिर हम उसकी डिमांड कर्व की डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। तो देखिए ये देखो वही है कि हमको डिमांड की डेरिवेशन यहाँ पे अब समझनी है, डिमांड कर्व की डेरिवेशन। सो अब जब भी हम थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, यूटिलिटी की भी बात करते हैं, एक सबसे प्योर अजम्पशन जो एज ए, अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मैं 4-5 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है या सिमरन मैम से इकोनॉमिक्स पढ़ी है, यू मस्ट नो कि हम ना ज्यादातर जो जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज आप पढ़ोगे कंज्यूमर बिहेवियर में स्पेसिफिकली, है ना, उसमें ये अजम्पशन हम जरूर लेते हैं, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, कि कंज्यूमर जो है, जो उपभोक्ता है वो रैशनल है। रैशनल का वैसे मतलब हम अपनी रियल लाइफ में बोलते हैं कि वो बंदा रैशनल है जो अपने घर को सियाना होता है ना, अपने बारे में ज्यादा सोचता है, अपने बारे में अपनी चीजें बस सोचता है, उसको रैशनल बोलते हैं। इकोनॉमिक सेंस वो है, वो बंदा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है, वो रैशनल है, ठीक है। जो हर कीमत पर कह रहा है कि भाई मुझे अपनी यूटिलिटी, मुझे अपने फायदे को, मुझे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, वो कंज्यूमर रैशनल है। एक प्रोड्यूसर रैशनल कब होता है, एक प्रोड्यूसर रैशनल तब होता है जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचता है ना। प्रोड्यूसर रैशनल कब होता है, जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचता है। हाँ यही सही जा रहा है ना सब कुछ। इफ देर इज एनी ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम इन क्लास प्लीज चैट में लिख देना, ठीक है, या हैंड रेज कर देना, उसके अलावा बिना हैंड रेज मत करना, ठीक है। चलो कहाँ थे हम, सो यहाँ पढ़ रहे थे हम, गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। हाँ, तो वही चीज है कि एक कंज्यूमर जो है अपने लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करना चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिल सके। आपको एग्जाम में पूछा जाए एक्सियम ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या होता है,
यू मस्ट नाउ एक्सियम ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि कंज्यूमर रैशनल है और वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड कर रहा है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। समझ गए बात? देन और क्या assumption है कि कंज्यूमर को फुल नॉलेज हो सारी मार्केट के बारे में, अच्छा डिसीजन, रेलिवेंट डिसीजन ले सके, कंप्लीट नॉलेज हो सभी कमोडिटीज के बारे में, उनकी प्राइसेस के बारे में, इनकम, तभी वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाएगा। ठीक है, तो अब दो यूटिलिटी की अप्रोचेज हैं, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच हम अगली तीसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सो कार्डिनल अप्रोच के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। कार्डिनलिस्ट कहते हैं, कार्डिनलिस्ट कौन है भाई? मार्शल है। ठीक है, मार्शल की कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनलिस्ट अब कहते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि यूटिलिटी को हम नाप सकते हैं। यूटिलिटी को मेजर करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि पहली तो अप्रोच है यूटिलिटी को मेजर करने की कि हम यूटिलिटी को मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करें। मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करने का मतलब कि एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की कितनी अमाउंट जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है दूसरी कमोडिटी के लिए। एक हम यूटिलिटी को ऐसा भी मेजर कर सकते हैं कि नहीं? दूसरी, ज्यादातर जो वैसे कार्डिनल अप्रोच में चीज बोली गई है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, हम यूटिल्स का प्रयोग करते हैं। यूटिल्स, यूटिल्स इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे 10 एप्पल से 1000 यूटिल्स यूटिलिटी मिली। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद जो ऑर्डिनल अप्रोच हम पढ़ेंगे उसमें कहा गया कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, यूटिलिटी को मेजर कर नहीं सकते, इसको रैंकिंग दे सकते हैं, और ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंज्यूमर अपने जो यूटिलिटी है उसको रैंक कर सकता है कि भाई हाँ मुझे एप्पल से ज्यादा मिल रही है, बनाना से कम मिल रही है, मैंगो से उससे कम मिल रही है। रैंक कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल टर्म्स में हम ये नहीं बता सकते कि मुझे किससे कितनी मिल रही है ना? सो दैट इज द ऑर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल थ्योरीज कौन कौन सी रहेंगी? इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। क्लियर? चलो, तो हम अभी क्या कर रहे थे? कार्डिनल यूटिलिटी, इसकी अजम्पशंस और डिटेल वे में समझ लेते हैं, और ये आपकी इतनी काम आएगी ना, आप तैयारी करोगे यूजीसी नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, पीजीटी एग्जामों की, आगे जाके आप यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी करोगे, आईएएस के एग्जाम की तैयारी करोगे, आरबीआई डीपीआर की तैयारी करोगे, गेट की तैयारी करोगे, इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, जिस वे में मैं ये चीजें आपको पढ़ाऊंगी ना, आपके इकोनॉमिक्स के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। नॉट ओनली कि जिस कोर्स में आप एनरोल हो सिर्फ उसी कोर्स में काम आएगी। और यही खासियत है मेरी क्लासेस की, मेरी कोर्स में, कि इकोनॉमिक्स है ये, इकोनॉमिक्स हर जगह हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये इकोनॉमिक्स काम आएगी। ठीक है, सो क्या है इसकी पहली जम्पशन? रैशनैलिटी, जो मैंने अभी आपको बताई। कंज्यूमर रैशनल है, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है अपनी गिवन इनकम से। अब इनकम तो देखिए गिवन होती है, इनकम है ना, इनकम पर एक कंस्ट्रेंट है कि भाई इनकम उसकी इतनी है, उसको इतनी इनकम को मद्देनजर रखते हुए अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है। ठीक है, फिर अब वो ये कैसे करेगा? कैसे? वैसे पता कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए है। ठीक है, अब मेरे पास दो कमोडिटीज है, एक में मुझे मिल रहे हैं एप्पल मिल रहे हैं, और दूसरी बास्केट है जो मेरे पास, वहां पे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंगो मिल रही है। ठीक है, अब मैं दोनों बास्केट ऑफ गुड्स को कंपेयर करूंगी कि किससे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। इससे मुझे मिल रही है इतनी यूटिल्स, इससे मुझे मिल रही है इतनी यूटिल्स, तो चलो मैं इसको प्रेफर कर लेती हूँ, और इसको 1000 रुपए में इसको खरीद लेती हूँ। ऐसा भी वो कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन बना सकता है कि इतनी इसको खरीदती हूँ, इतनी यूनिट्स इसके खरीदती हूँ, तो मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। बात समझे? सो इस तरह अपनी यूटिलिटी को गिवन इनकम के चलते मैक्सिमाइज करना ही रैशनैलिटी है। फिर कार्डिनल यूटिलिटी, वही चीज अभी समझा दी मैंने आपको। तीसरी, दैट assumption इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट assumption। अब कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है? देखिए पहले समझिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? इसका मतलब है कि पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी। देखो, एडिशनल यूनिट, पैसे के एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी बोल दीजिए इसको, जो मनी से मिल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है ना, इसकी एग्जांपल समझिए कि ये ना इनकम बढ़ने से कम होती है, और इनकम कम होने से ज्यादा होती है। एक सिंपल सी उदाहरण है कि अगर आप एक गरीब को 1000 रुपए दे दोगे, है ना,
या एडिशनल पैसे दोगे थोड़े से, है ना, अगर स्पेसिफिकली मार्जिनल कंटेक्स्ट में समझे तो उसको काफी यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर की एक अगर आप अमीर को दोगे तो उसे इतनी नहीं मिलेगी। उसके पास ऑलरेडी बड़ा पैसा भी, उसको क्या फर्क पड़ जाएगा, 100 रुपया ज्यादा दे दोगे उसको तो, है ना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दैट्स द रीजन कि कभी आप अगर फैंसी रेस्टोरेंट्स में गए हो, यू रियलाइज कि वहां पे जो वेटर्स होते हैं उनको टिप देना, थोड़े बहुत पैसे देने जो तो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते। 10-20 रुपए, एक रिच बंदा जो फैंसी रेस्टोरेंट्स पर जा रहा है उसके लिए वो 10-20 रुपए मायने नहीं रखते। आप उस शेफ उसको दे देते हो, जो आपकी वो सर क्या है वेटर है उसको दे देते हो, वो बड़ा खुश हो जाता है। 10 रुपए मिल गए बहुत खुश हो जाता है, 20 रुपए दे देते हो बड़ा खुश हो जाता है, वैले वाले पार्किंग वाले को दे देते हो बड़ा खुश हो जाता है। आपकी यूटिलिटी इतनी कम नहीं हुई उससे, पर उसकी काफी बढ़ गई। कंसेप्ट समझे हो आप, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। पैसे ज्यादा होने से वो चीज कम होगी, मनी से मिलने वाली यूटिलिटी, और पैसा कम होने से मुझे ज्यादा होगी, है ना। दैट इज द थिंग, रियल लाइफ में ये चीज ऐसे वर्क करती है, ठीक है। पर इस थ्योरी में एक को फिर आने लग गई क्या, इस थ्योरी में उसको कांस्टेंट माना गया है। इस थ्योरी में उसने कहा है कि ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वैसे तो चेंज होती है जैसे इनकम बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, पर इसमें उसने इस चीज को कांस्टेंट रखा है। क्लियर। फिर आगे देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मेन जिस चीज का जिक्र करने वाले हैं अभी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि सक्सेसिव यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है वो कम होने लग जाती है। एक सिंपल भाषा में अगर समझाऊं मैं आपको, अभी भी या कभी बचपन में चले जाइए या अभी भी सोच लीजिए, कोई ना कोई ऐसा कमोडिटी होगा जो एक टाइम पर आपको बड़ा अच्छा लगता था, आपका फेवरेट हुआ करता था, पर जैसे जैसे आपने उसको रोज खाना शुरू कर दिया, रोज कंज्यूम करना शुरू कर दिया, आपकी यूटिलिटी कम होने लग गई, ठीक है। जैसे मेरी बचपन में ऐसी चीज थी, बेसन के लड्डू, है ना, ये जो बेसन की बर्फी होती है, बड़ी फेवरेट हुआ करती थी मेरी। अब मैंने पहले दिन जब उसको खाया, मुझे बड़ी यूटिलिटी मिली, 100 यूनिट्स मिली यूटिलिटी मान लीजिए, ठीक है। फिर फिर अगले दिन और खाई, थोड़ी यूटिलिटी कम हो गई, उतनी नहीं मिली जितनी पहले दिन मिली थी। ऐसे महीना करते रहोगे, 1 महीना करते रहोगे ना, महीने के आखिर में, है ना, या पर्टिकुलर उस दिन के एंड में एक दिन आएगा जब उससे आपको 0 यूनिट यूटिलिटी मिले। आज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा आज मुझे इसको खाकर, और एक दिन तो वो होगा कि आप उब जाएंगे उसको खा खाकर, कि अगर आप अगले दिन मुझे खिला दोगे ना तो मैं तो भी वॉमिटिंग कर दूंगा, अब और नहीं खाया जा सकता है। होता है कि नहीं। दैट इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की हर एक एडिशन यूनिट जो है वो आपकी यूटिलिटी को कम करता जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी होती है, और दैट्स द रीजन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी होती है, क्योंकि जब आप उब गए हो ना, अब उब गए हो, अब जब मैंने बोला कि अब और नहीं, अब और खाऊंगी तो कुछ हो जाएगा, मुझे वॉमिटिंग वगैरह आ जाएगी, दैट्स द डिमिनिशिंग। अब यहाँ पे नेगेटिव में चली गई, नेगेटिव में चली गई ना यूटिलिटी, कि अब और खाने से नेगेटिव हो गई, बात समझियो। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है जैसे जैसे कमोडिटी के यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, यूटिलिटी कम होती जा रही है, एक दिन आएगा वो 0 भी जाएगी, एक दिन आएगा वो नेगेटिव भी जाएगी, ठीक है। यस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर फॉर द पुअर एंड लेस फॉर द रिच पर्सन, एग्जैक्टली। तो ये समझ आ गया, और इसी को बोलते हैं हम एक्सियम ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने ये 1Q लिखा है, देखो समझो, कि ये जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है ना, ये किसने दिया आपको पता होना चाहिए। यूटिलिटी का कंसेप्ट गोसन 1854 में दिया, जिवॉन्स ने दिया 1871 में, वालरस ने दिया 1874 में। इन सब ने कहा कि यूटिलिटी मेजरेबल, यानी कि इसको हम नाप सकते हैं यूटिलिटी को, ठीक है, और एंड सब्जेक्टिव है। मार्शल ने 1890 में एक चीज और बोली यूटिलिटी के बारे में, उसने कहा कि यूटिलिटी इंडिपेंडेंट भी है और एडिटिव भी है, यानी कि यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट यूटिलिटी वाली जम्पशन भी पढ़ लेते हैं। तो मार्शल ने एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी वाली जम्पशन को भी यूटिलिटी थ्योरी में ऐड किया था, ठीक है। देखिए क्या होता है इसका मतलब,
ये है ये एडिटिव का क्या मतलब है। सो टोटल, ये यहाँ पे देखो, ये वाली जो चीज है ना, ये आपको बता रही है इंडिपेंडेंट एंड एडिटिव यूटिलिटी। अब मार्शल ने कहा था, वैसे ये चीज ज्यादा मानी नहीं जाती, जैसे उसने कहा ना, बट हिज पोजीशन ऑन यूटिलिटी इज नॉट क्लियर इन सेवरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब मार्शल ने कहा था कि एडिटिव है, इंडिपेंडेंट है, बट काफी सारे इकोनॉमिक्स के द्वारा ये चीज मानी नहीं गई थी। ठीक है, एडिटिव का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब हम प्लस कर देते हैं यूटिलिटीज को, और एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो, मैंने ना अभी अभी कॉफी पी है। ठीक है, कॉफी पी है, बड़ी यूटिलिटी मिली मुझे कॉफी पीने से। ठीक है, अब अगर अभी मुझे कोई कहे कि भाई चाय, टी, तो टी से मेरी यूटिलिटी मुझे इतनी नहीं मिलेगी। वैसे अगर मैंने कॉफी ना पी होती तो मुझे टी से बड़ी यूटिलिटी मिलती, पर क्योंकि मैंने कॉफी पी है तो टी की यूटिलिटी होगी कम। अब मुझे बताओ, यूटिलिटीज रियल लाइफ में इंडिपेंडेंट होती हैं कि इंटरडिपेंडेंट होती हैं? टेल मी। इन रियल लाइफ यूटिलिटीज आर इंटरडिपेंडेंट, राइट? मतलब एक चीज की यूटिलिटी कहीं ना कहीं दूसरी चीज पर प्रभाव, एक वो इफेक्ट कर रही है उसको। मैंने अभी अभी कॉफी पी, दैट्स द रीजन कि मुझे टी से यूटिलिटी कम मिल रही है। अगर कॉफी नहीं पी होती तो ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी होगी ना। पर यहां पर जो मार्शल ने जम्पशन ली थी, उसने कहा था कि यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि, मतलब दोनों कमोडिटीज की यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है आपको समझाने के लिए और भी। चूजिंग बिटवीन ए मील एंड मूवी टिकट, दो दो यहाँ पे कमोडिटीज है, एक आपका मील और दूसरा मूवी टिकट। ठीक है, अब अगर इसमें मैं इंडिपेंडेंस ना लूं, अगर इसमें मैं इंटरडिपेंडेंस लूं, इंटरडिपेंडेंस कंसीडर करूं, ठीक है। इफ यू लव मूवीज, आपको मूवीज बहुत अच्छी लगती है, गेटिंग ए मील माइट मेक द मूवीज लेस एंजॉयबल। मूवीज आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, पर अगर आपने मूवी पर जाने से पहले मील खा लिया, खाना खा लिया, तो अब मूवीज आपके लिए लेस एंजॉयबल बन जाएगी। पता क्यों? क्योंकि आपका पेट भर गया, आप कहोगे ओहो मूवी मुझे बिना पॉपकॉर्न के देखनी पड़ेगी, बिना खाई पिए मूवी देखनी पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? इंटरडिपेंडेंस है इनमें, है कि नहीं? पर अगर मैं इंडिपेंडेंस एक्सियम के अकॉर्डिंग देखूं, तो उसमें ये चीज नहीं है ऐसे। उसमें है कि दोनों की यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट है, कि आपकी मील से जो आपको यूटिलिटी मिलने वाली है और जो आपको मूवी टिकट से मिलने वाली है, वो बिल्कुल सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज के केस में हम क्या कर देते हैं? एडिशन कर देते हैं, एडिटिव बना देते हैं उसको। एडिटिव यानी कि आपको मील से जितनी जितनी यूटिलिटी मिली प्लस मूवी टिकट से जितनी यूटिलिटी, सिंपल प्लस कर दो, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। तो जब भी आए कि यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स उनका समेशन होगा, वो एडिटिव होगी। यही मार्शल की वो एजम्पशन है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी वाली। ठीक है, तो वही चीज उसने कही है कि ये जो एडिटिविटी वाली एजम्पशन है ना, ये लेटर वर्जन में ड्रॉप्ड हो गई थी, इसलिए काफी सारे सोर्सेज में आपको ये एजम्पशन मिलेगी ही नहीं, पर मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो अभी अभी हम यूटिलिटी फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, अभी जो हम यूटिलिटी फंक्शन लिखते हैं उसमें प्लस नहीं करते, एडिटिव नहीं बनाते उसको, सिंपली ऐसे लिखते हैं दैट यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ x1 कमोडिटी कोमा x2 कमोडिटी कोमा x3, मतलब एडिटिव नहीं बनाते उसको। ठीक है, जिसका कुछ छूट गया है, जिसको कुछ समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, जितनी बार मर्जी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखो। ठीक है, बिकॉज लाइव अगर मैं सेम चीजों को बार बार रिपीट करूंगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, उनको आगे आगे करके देखनी पड़ेगी। सो दैट्स, इसका यही हल है कि आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में नंबर ऑफ टाइम्स देखें। रिकॉर्डेड फीचर आप सबके लिए सहूलियत के लिए दिया गया है ना, लाइव में आना कोई इतना जरूरी है भी नहीं है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसकी मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आपको क्लास के स्टार्टिंग में सेकंड स्लाइड में बताई थी, है ना, वो चीज। सो अब मेनली वैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये होता है, देखो ये कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मार्केट प्राइस के इक्वल होती है। ठीक है, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन मैथमेटिकल फॉर्म। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की उसके प्राइस से ज्यादा हो तो क्या होगा? कि प्राइस मैंने कम पे किया पर मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है ना। इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा? इस केस में कंज्यूमर ज्यादा एक्स के यूनिट्स परचेज करेगा, अपनी वेलफेयर को और बढ़ाने के बारे में सोचेगा, कहेगा और यूनिट्स पर परचेज कर लेता हूँ, सस्ते मिल रहे हैं, है ना। सिमिलरली
अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम है और चीज का प्राइस ज्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? नहीं, कम यूनिट पे परचेज करते हैं। अब आपको यहाँ से एक चीज रियलाइज हुई कि कैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये लॉ ऑफ डिमांड का बेस है। समझ आई चीज? देखो, कंज्यूमर क्या कर रहा है, अगर उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और उस चीज का प्राइस कम है, वो कहेगा ज्यादा यूनिट्स बाय कर लेता हूँ, है ना? तो यहाँ से आपको ये चीज रियलाइज हुई, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है। दैट्स द रीजन कि यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड, है ना? और अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है तो वो चीज को कम खरीदेगा, है ना? ज्यादा इनकम को अपने पास बचा के रखेगा, कीप मोर इनकम अनस्पेंट, और क्वांटिटी एक्स पहले से कम खरीदेगा। बात समझे हो? तो ये चीज, अगर एक से ज्यादा कमोडिटीज, अगर यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक कमोडिटी ली थी एक्स, अगर ज्यादा कमोडिटीज के केस में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है तो उसकी भी कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन वो हम जब करेंगे ना, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें करेंगे तो उसकी कंडीशन होती है इक्वालिटी ऑफ द रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज टू द प्राइसेस, ये होती है ये कंडीशन। ज्यादा कमोडिटीज है अगर तो रेशियोज बना लो, एम यू एक्स ओवर पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई इज इक्वल टू, तीन कमोडिटीज है तो उस केस में इक्विलिब्रियम फिर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ द डिमांड। जो मैंने आपको कहा था कि डिमांड कर्व की डेरिवेशन जो है वो किससे होती है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से होती है। ठीक है, ये आपको एमयू कर्व दिख रहा है। देखो, इन कर्व्स में रिलेशनशिप मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि टी यू एम यू इनमें रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं डिमांड कर्व की डेरिवेशन कैसे होती है। देखो, ये मेरा टोटल यूटिलिटी कर्व होता है। टोटल यूटिलिटी कर्व की शेप कुछ ऐसे बनती है, राइट? और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की शेप ऐसे बनती है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम सारा रिलेशनशिप और डिटेल में समझेंगे। ये एमयू कर्व होता है, जैसे मैंने आपको कहा था एमयू कम होती है, फिर जीरो होती है, फिर नेगेटिव होती है, दैट इज योर एमयू कर्व। ठीक है, अब ये जो एमयू कर्व है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से ही डिमांड कर्व बनता है। ये देखो, ये इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट लिया, ये मेरा डिमांड कर्व है। ये मेरा डिमांड कर्व है। क्या लिखा है उसने? देखो, कहता है एट x1 मार्जिनल यूटिलिटीज mu1, दिस इज इक्वल टू p1। ये पॉइंट इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब x1 पर मार्जिनल यूटिलिटी जितनी मिल रही है उतना प्राइस है, क्योंकि अभी हमने इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, है ना? सो एमयू प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग है बाय डेफिनेशन, जो हमने अभी पढ़ा। तो एमयू कर्व को ही अलग अलग पॉइंट्स को ट्रेस करके हम डिमांड कर्व बनाएंगे। इस वाई एक्सिस पर प्राइसेस लेंगे, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लेंगे, राइट? और ये जो इसका नेगेटिव वाला पोर्शन है ना एमयू कर्व का, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? लिखा है यहाँ पर, देखो, कहता है नेगेटिव सेक्शन ऑफ एमयू कर्व जो है वो डिमांड कर्व का पार्ट नहीं है, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटीज कोई सेंस ही नहीं बनाती इकोनॉमिक्स में। -10 ये क्वांटिटी कोई सेंस बना रही है इकोनॉमिक्स में? नहीं, है ना? सो सिर्फ जो पॉजिटिव सेगमेंट है एमयू कर्व की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही मेरा डिमांड कर्व बनता है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए डिमांड कर्व ड्राइव कैसे होता है, डिमांड कर्व आपका यूटिलिटी कर्व से ड्राइव होता है। ठीक है, डिमांड कर्व इज ड्राइव, यहाँ पे मैंने आपको बताया डिमांड कर्व कैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल आ गया। चलो, तो ये अभी लॉस तो अभी बाद में करते हैं, पहले डिमांड के बारे में ही और पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, इसके रीजंस क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है? ठीक है, पहला इसका कारण है इनकम इफेक्ट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ऐसा करें कि ये जो आज हम ये लॉस कर लें, डिमिनिशिंग एमयू एंड इक्वी मार्जिनल वाला, ये दोनों लॉस आज कर लें, और ये जो डिमांड वाला पोर्शन है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इसके एक्सेप्शंस, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में कर ले। ठीक है,
पहला ऑप्शन ये है, या दूसरा ऑप्शन है कि जो लॉज हैं उनको हम कल कर लें और डिमांड वाला सारा पोर्शन आज कंप्लीट कर दें। तो कैसे करना चाहते हो आज आप? डिमांड वाला आज करना चाहते हो, यूटिलिटी के लॉज आज करना चाहते हो? डिमांड वाला आज, डिमांड वाला ही सारा बोल रहे हैं आज करना है। चलो पहले डिमांड वाले करते हैं। सो रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्या क्या कारण है डिमांड के डाउनवर्ड स्लोप करने के? तो पहला रीजन इसका होता है इनकम इफेक्ट। बड़े ध्यान से इसको समझो। लेट्स सी, जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है। ठीक है, जब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी तो परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ती है। अब इनकम इफेक्ट इज द रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इस इनकम इफेक्ट को बड़े ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मैं बताऊंगी क्लास में नेगेटिव है, बच्चा बोलेगा पॉजिटिव है, मैं बताऊंगी पॉजिटिव है, बच्चा बोलेगा नेगेटिव है। इतनी कंफ्यूजन है ना इस चीज को लेकर, मतलब ध्यान से समझ लो, ठीक है? भूलेगा नहीं जिंदगी भर कि ये नेगेटिव क्यों है तो और पॉजिटिव क्यों है। देखो, जब मैं इसको देखूंगी ना रियल इनकम की टर्म्स में, रियल इनकम की टर्म्स में, परचेजिंग पावर की टर्म्स में, तो ये आपको नेगेटिव लगेगा। जब मैं इसको मनी इनकम की टर्म्स में देखूंगी तो ये आपको पॉजिटिव लगेगा। बात समझ में आई? तो दोनों तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से समझो। नॉर्मली क्या है कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ाते हैं ना। दैट इज अ सिंपल इनकम इफेक्ट, जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में। ठीक है, कि जब बंदे की मनी इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। पॉजिटिव हुआ, हुआ कि नहीं? ठीक है, पर इसी चीज को अगर हम रियल इनकम के कंटेक्स्ट में समझे, रियल इनकम समझते हैं, लेट्स सी, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1,000 रुपए थे, ठीक है, जनवरी में। फेब में भी मेरे पास 1,000 रुपए ही रहे, ठीक है, पर जनवरी में प्राइस था 2% के अराउंड, फेब में प्राइस हो गया 3% के अबाउट। तो बताओ फेब में मेरी मनी इनकम तो बिल्कुल सेम रही कि नहीं? रियल इनकम पर क्या असर पड़ेगा? कम होगी कि ज्यादा होगी बताइए? फेब में मेरी रियल इनकम बढ़ेगी या कम? रियल इनकम का मतलब जिसको हम प्राइस के कंटेक्स्ट में देखते हैं, परचेजिंग पावर के कंटेक्स्ट में देखते हैं। रियल इनकम आपकी कम हुई क्योंकि आप पहले से कम सामान खरीद सकते हो। रियल इनकम का मतलब है कि मेरे पास जितनी इनकम है उससे मैं खरीद क्या सकता हूँ। अगर मैं उससे पहले से कम खरीद सकता हूँ यानी कि मेरी रियल इनकम कम हुई है। तो जब आप इस कंटेक्स्ट में देखोगे तो आपको लगेगा इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि जब कमोडिटी का प्राइस कम हुआ, आपकी रियल इनकम बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ी, तो डिमांड बढ़ी उस चीज की, है ना? दैट मीन्स प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ रही है। इस कंटेक्स्ट में ये इफेक्ट आपको नेगेटिव लग रहा है इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड। तो ये लॉजिक है इसके पीछे का। आई बात समझ? चलो आगे देखते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में जैसे मैंने आपको समझाया था ना, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स वो अलग चीज थी, उसमें हमने पॉजिटिव पढ़ा था। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अलग होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट अलग है। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम दो गुड्स का देखते हैं कि टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड पे पड़ने वाला फर्क है ना। पर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में ऐसा नहीं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में हम कैसे इसको देख रहे हैं कि देखो अगर टी का प्राइस कम हुआ तो टी जो है वो कॉफी के मुकाबले सस्ती होगी, तो कॉफी वाले सारे कंज्यूमर्स भी टी खरीदनी शुरू कर देंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। इस कंटेक्स्ट में देखो आपको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव लग रहा है ना, कि टी का प्राइस डिक्रीज हुआ। बाकी हमने ये बड़े आगे डिटेल में पढ़ने हैं सब्सटीट्यूशन इनकम इफेक्ट, कंपनसेटेड डिमांड का वाली क्लास देखना, पूरा डिटेल में करेंगे उसमें ये, ठीक है? टी का प्राइस डिक्रीज हुआ क्योंकि टी सस्ता हो गया, तो टी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि कॉफी वालों ने भी कॉफी छोड़ के टी पीनी शुरू कर दी, ठीक है? सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज आल्सो ए रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। प्राइस कम, डिमांड बढ़े, नेगेटिव रिलेशन। अमन मिश्रा जी, वैसे तो नॉर्मली हम नॉमिनल इनकम ही देखते हैं, तो इसीलिए जब ज्यादातर सोर्सेज में जब आप पढ़ोगे तो आपको नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव ही दिया होता है।
पॉजिटिव इनकम इफेक्ट मींस मनी इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन कि एक नॉर्मल क्वेश्चन में सिर्फ इनकम इफेक्ट दिया हो तो हम कौन सी इनकम देखेंगे, तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यही प्रॉब्लम आती है ज्यादातर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को कि हम वहां पे क्या किस चीज को मद्देनजर रखें, फिर रियल इनकम को रखें कि मनी इनकम को रखें। ठीक है, देखिए अभी तक आपके जितने भी नेट के एग्जाम हुए हैं, मैंने पूरे 10 सालों के आपके प्रीवियस एनालिसिस किए हैं, और भी जितने आपके स्टेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, है ना, उसमें उन्होंने पॉजिटिव ही कंसीडर किया होता है नॉर्मल गुड के केस में, मनी इनकम को कंसीडर किया होता है मींस टू से। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे कुछ मेंशन ही नहीं है रियल मनी, तो हम बाय डिफॉल्ट मनी की कंसीडर करेंगे, मनी इनकम। हम प्राइस इफेक्ट तब तक उसमें, रियल इनकम तब तक उसमें कंसीडर नहीं कर सकते जब तक वहां पे मेंशन नहीं है कुछ इस तरह से कि यहाँ पे रियल इनकम कंसीडर की जा रही है या प्राइस कम हो रहा है बढ़ रहा है। पर वहां पे अगर स्पेसिफिकली प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज वाली कोई बात लिखी हुई है ना, फिर आप रियल इनकम कंसीडर करोगे वहां पे। ठीक है, फिर आप रियल इनकम कंसीडर करोगे अगर स्पेसिफिकली उसने प्राइस के कंटेक्स्ट में या रियल इनकम के कंटेक्स्ट में कोई वर्डिंग लिखी है। फिर तीसरा कारण डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का, ये मैंने अभी आपको बता दिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, ये दैट इज द रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, कि जब कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स खरीदता है तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स तभी खरीदेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज्यादा होगी और प्राइस कम होगा, है ना, तब वो ज्यादा यूनिट्स खरीदेगा, यानी कि प्राइस का कम होना, डिमांड का बढ़ना। आगे एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की भाई? वेबलन इफेक्ट, गिफन गुड्स, बैंड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट। लेट्स सी। सो वेबलन इफेक्ट, वेबलन बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट है जिसने एक कंसेप्ट दिया था कंस्पिशियस कंजम्पशन का। कंस्पिशियस कंजम्पशन का मतलब कि ऐसी कंजम्पशन जो आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रेस्टीज वैल्यू दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए जब आप चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रेस्टीज वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज लिंक्ड विद इट्स प्राइस। आप महंगी गाड़ी में इसलिए घूम रहे हो क्योंकि उसकी प्रेस्टीज वैल्यू है। आप आईफोन इसलिए ले रहे हो बिकॉज प्रेस्टीज, लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे वाह आईफोन है इसके पास। रेंज रोवर गाड़ी खरीद रहे हो, अरे वाह इसके पास रेंज रोवर है, प्रेस्टीज वैल्यू गई, स्टेटस सिंबल गई। दैट्स नॉट नेसेसरी कि उसका यूज अच्छा है ना, सिर्फ इसलिए बिकॉज उससे प्रेस्टीज ज्यादा मिल रही है, मुझे लोगों से इज्जत मान ज्यादा मिलेगा, भी मेरा स्टेटस बरकरार रहेगा। इस तरह के कंजम्पशन को हम बोल देते हैं कंस्पिशियस कंजम्पशन, कि जब किसी चीज का प्राइस ज्यादा होने से उसकी डिमांड बढ़ रही है। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शनल केस है, एक लिमिटेशन है। ठीक है, क्योंकि इन गुड्स के केस में आपका वेबलन गुड्स, जो ये आपके कंस्पिशियस कंजम्पशन वाले गुड्स रहते हैं, इनके केस में आपका प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं रहती, प्राइस ज्यादा है तो वो हाई स्टेटस वाले लोग तभी उस चीज को खरीदेंगे। रेंज रोवर की डिमांड तभी लोग कर रहे हैं उसका प्राइस ज्यादा है, तो प्राइस कम होता है उसका नॉर्मल तो क्यों खरीदते हाई स्टेटस वाले लोग उसे। बात समझे? सो वेबलन इफेक्ट इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर आगे आपके गिफन गुड, तो हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि ये गिफन गुड क्या होते हैं और इंफीरियर गुड क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली गिफन गुड्स हम उन गुड्स को बोलते हैं जो प्राइस एंड डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं, नेगेटिव रिलेशन शो नहीं करते। देखिए इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, जब मैंने पीछे अभी नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व बनाया था, वो ऐसे बनाया था डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, चाहे आपका नॉर्मल गुड है चाहे आपका इंफीरियर गुड है, दोनों गुड्स के केस में आपका डिमांड कर्व ऐसे ही बनता है, यानी कि प्राइस एंड डिमांड में ये जो रिलेशन होता है इस तरह से होता है, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, पर इन केस ऑफ गिफन गुड ये रिलेशन होता है पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तब आप इस गुड की डिमांड को बढ़ाओगे। सो गिफन गुड्स के केस में अगर आपको पूछा जाए तो डाउनवर्ड डिमांड कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप्ड। क्यों, कैसे ऐसे होता है, लेट्स सी, समझिए। रॉबर्ट गिफन ये इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, गिफन गुड्स बेसिकली लो प्राइस्ड गुड्स होते हैं। ठीक है, लो प्राइस्ड गुड्स जिनका प्राइस काफी कम होता है और उनके बहुत कम सब्सटीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड राइस है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। अब क्या होगा, जैसे ब्रेड है इसका प्राइस बढ़ गया मान लो। ठीक है, एक पुअर फैमिली है, जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो पुअर फैमिली ने क्या किया, राइस इन द प्राइस ऑफ ब्रेड,
make drain on the sources of poor families that they forced to curtail the consumption of meat and more expensive goods and will consume more of bread. आई समझ में? नहीं समझाती हूँ, मुझे पता है आप लोगों को हिंदी में समझ आती है। लेट्स सी। अच्छा, एक है मीट। मीट आपको पता है थोड़ा एक्सपेंसिव गुड है ना, मतलब पैसे वाली चीज है ये। जो आपकी ब्रेड है सस्ती है, आराम से बड़े सस्ते में, मतलब 20, 30, 40, 50 की मिल जाती है ना। तो ये सस्ती है, ये गिफन गुड है। क्या है? गिफन गुड। अब जैसे मान लीजिए ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। अब एक जो पुअर फैमिली है, ब्रेड का प्राइस बढ़ने से उसकी थोड़ी ना रियल इनकम कम होगी ना, परचेजिंग पावर कम होगी, ठीक है। अब उसने कहा कि ब्रेड का प्राइस इतना बढ़ गया है, तो हम ऐसा करते हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है उसकी कंजम्पशन थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास पैसे कम है, इसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। पेट भरना है, पेट भरने के लिए ब्रेड खा लेते हैं, सस्ती चीज खा लेते हैं पेट भरने के लिए, मीट की कंजम्पशन कम कर देते हैं। बात समझियो कि नहीं? क्योंकि इसके सब्सटीट्यूट्स भी नहीं है ना, खानी पड़ेगी पेट भरने के लिए ब्रेड, इसके बिना कैसे रहेंगे फिर वो, है ना। तो मीट की कंजम्पशन कम कर देते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव है, ब्रेड ज्यादा जरूरी है, तो इसको ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो इसकी कंजम्पशन बढ़ी, इसकी डिमांड बढ़ी। क्यों? क्यों बढ़ी इसकी डिमांड? बिकॉज ये गिफन गुड है। गिफन गुड है, इसके सब्सटीट्यूट कम है, दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं था, रियल इनकम कम होगी उस बंदे की ब्रेड का प्राइस बढ़ने से, है ना। उसने मीट छोड़ दिया पर ब्रेड नहीं छोड़ी, बिकॉज इट हैज फ्यू सब्सटीट्यूट। बात समझे? तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का देखिए, बाकी मैं आपको और भी दिखाती हूँ यहाँ पे। ये जो गिफन गुड्स होते हैं बेसिकली दे आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, एक होते हैं गिफन गुड्स, ठीक है। इंफीरियर गुड्स चीपर कमोडिटीज होती हैं, गिफन गुड्स उससे भी चीपर होते हैं, उससे भी चीपर होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर आर नॉट गिवन, यानी कि गिफन गुड्स ना एक इंफीरियर गुड का हिस्सा है। ऐसे वेन डायग्राम अगर देखिए तो यूजीसी नेट के पेपर 1 में वेन डायग्राम होती है ना एक, ये देखो वेन डायग्राम के कंटेक्स्ट में समझो, गिफन गुड्स आर पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स, उसका हिस्सा है एक, है ना। आप ऐसा समझ सकते हो, सभी गिफन इंफीरियर तो होते हैं पर सभी इंफीरियर गिफन नहीं होते, इंफीरियर से इंफीरियर गिफन है, ठीक है। गिफन गुड के केस में डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, पर इंफीरियर गुड के केस में एज यूजुअल डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहता है। सो गिफन गुड्स आर पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है। वही चीज की गिफन गुड लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं पर इंफीरियर गुड नहीं करते। इसके अलावा ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में आया था। गिफन गुड के केस में आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से वीकर होता है, पर इंफीरियर गुड के केस में आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। इसको ऐसे याद रख लो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ गिफन गुड। अब आप कहोगे हम कैसे समझाओ? देखो, ये आपका कंपनसेटेड डिमांड कब वाला लेक्चर होगा, एक देख लेना, शेड्यूल हो शायद, उसमें ये सारी चीज आपको मैं समझाऊंगी कि हाउ हाउ इट इज पॉसिबल, ये चीज क्यों है, कैसे है, क्या रीजनिंग है इसके पीछे का, ठीक है। वो सारा हम उसमें समझेंगे। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट जैसे कोई स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पीजीटी वगैरह के, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते है ना, जिनको लगता है कि भाई कंपनसेटेड डिमांड का तो बड़ा ज्यादा हमारे लिए एडवांस टॉपिक हो जाएगा, हमको नहीं पढ़ना, तो फिर वो इतना ही याद रख सकते हैं दैट इन द केस ऑफ गिफन गुड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज वीकर देन इनकम इफेक्ट एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनकम इफेक्ट वाली चीज मैंने आपको समझाई थी, समझ आ गई ना ये चीज? ये देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है कि मैंने ये कुछ सेंस की बुक से ही लिया है कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव कैसे पॉजिटिव कैसे होता है। अब ये कुछ सेंस बोलते हैं कि वैसे हम इनकम इफेक्ट को नॉर्मल गुड के केस में नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? देखो इसका रीजनिंग दिया है उसने, कहता है वैसे तो इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो मोर एक्स डिमांड होता है। पर यहाँ पे कहता है मैंने इनकम इफेक्ट को नेगेटिव इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि हमने ना परचेजिंग पावर की बात करी है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम का मतलब होता है रियल इनकम, ठीक है, कि आप अपनी मनी इनकम से कितना खरीद सकते हैं, उसकी बात करिए। दैट्स वाई नॉर्मल गुड के केस में उसने नेगेटिव इफेक्ट कंसीडर किया, ठीक है। पर अगर मैं देखो गिफन गुड एंड इंफीरियर, अगर नॉर्मल गुड के केस में मेरा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है तो गिफन गुड एंड इंफीरियर गुड्स के केस में फिर वो नेगेटिव होगा, उससे उल्टा होगा।
क्योंकि अगर मैं कहूँ कि भाई प्राइस बढ़ने से मैं नॉर्मल गुड की डिमांड को बढ़ाती हूँ, तो प्राइस बढ़ने से फिर मैं गिवन गुड एंड इंफीरियर गुड की डिमांड तो भाई कम करूंगी ना अपना, सॉरी इनकम बढ़ने से, प्राइस नहीं लिखना था यहाँ पे, हाँ इनकम इफेक्ट देख रहे हैं ना, तो इनकम बढ़ने से मैं गिवन एंड इंफीरियर गुड की डिमांड तो कम करूंगी। अब वो जो पुअर फैमिली थी, अगर उस पुअर फैमिली की इनकम बढ़ेगी है ना, तो वो मीट ज्यादा फिर खाएगी, फिर वो ब्रेड को छोड़ेगी इनकम बढ़ने से। कहने का मतलब कि अगर इस नजरिए से मनी इनकम के कंटेक्स्ट में देखें हम, मनी इनकम के कंटेक्स्ट में, तो ये इफेक्ट नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव नजर आ रहा है और गिवन एंड इंफीरियर दोनों के केस में नेगेटिव नजर आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था नेगेटिव इनकम इफेक्ट गिवन के केस में भी और इंफीरियर के केस में भी, है ना, क्योंकि मैं मनी इनकम के कंटेक्स्ट में देख रही थी। पर यही चीज अगर हम रियल इनकम के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। नॉर्मल गुड के केस में वो नेगेटिव हो जाएगा, गिवन एंड इंफीरियर गुड के केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आप मनी इनकम को कंसीडर कर रहे हो, अगर आप मनी इनकम को कंसीडर कर रहे हो, तो नॉर्मल गुड के केस में आपका इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव, और इंफीरियर एंड गिवन के केस में ये होता है नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी समझाया। पर अगर आप परचेजिंग पावर के कंटेक्स्ट में देख रहे हो, परचेजिंग पावर के कंटेक्स्ट में, तो आपका नॉर्मल गुड के केस में, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया था, इनकम इफेक्ट चला जाएगा नेगेटिव, है ना, और इंफीरियर एंड गिवन गुड के केस में ये आपका फिर पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका क्या होगा, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने से आपकी रियल इनकम पहले से कम हो गई, रियल इनकम कम हुई तो आपने क्या किया, अभी बता पढ़ा था हमने कि इनकम कम होने से हम इन गुड्स की डिमांड को क्या करेंगे, इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स की डिमांड को, इट विल लीड टू पॉजिटिव इफेक्ट इफ वी कंसीडर द रियल इनकम, है ना। इनकम कम हुई तो आपने सस्ती चीजें ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी, सस्ती चीजें ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी, तो इन दैट कंटेक्स्ट ये इफेक्ट पॉजिटिव लग रहा है ना, अगर मैं प्राइस इफेक्ट को साथ में लेके चल रही हूँ। पर अगर मैं प्राइस को साथ में लेके नहीं चल रही, अगर मैं सिंपली मनी इनकम के कंटेक्स्ट में उस चीज को देख रही हूँ कि भाई मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं चीपर गुड्स पहले से कम करूंगी, और इनकम कम होगी तो मैं इन चीजों को पहले से ज्यादा खरीदूंगी, उस केस में वो नेगेटिव कंसीडर होगी ना, क्लियर बात। हाँ, थैंक्स मैम, ये वाला कंसेप्ट आज तक कभी समझ में नहीं आया, आपने अच्छे से समझा दिया। यस इशिका जी, थैंक यू सो मच। यही चीज जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पे लिखी हुई है कि इन्फीरियर गुड में इनकम इफेक्ट कैसे पॉजिटिव होता है, कि अगर आपकी प्राइस कम होने से अगर परचेजिंग पावर बढ़े, है ना, तो आप उस चीज को पहले से कम खरीदोगे, प्राइस कम हुआ उस चीज को पहले से कम खरीदा, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ गई, आप कहोगे घटिया चीज क्यों खरीदनी, मतलब वो जो है आपकी सस्ती चीज क्यों खरीदनी, है ना, तो उस केस में वो आपको पॉजिटिव दिखा है। तो ये देखो, ये चीज मैंने अभी आपको समझाई थी कि इन्फीरियर गुड के केस में आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो इनकम इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है ना, जबकि गिवन गुड के केस में आपका उल्टा होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम होता है और इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। जब इनकम इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो तो गिवन गुड का केस आता है, तब लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, दैट मीन्स तब आपका प्राइस एंड डिमांड का पॉजिटिव, ये देखो रिलेशन हो जाता है, पॉजिटिव स्लोप हो जाता है। ये वही चीजें जो भी मैंने समझाई लिखी हुई है बस ये। आगे देखिए बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब, ये कुछ इफेक्ट्स हैं बैंड वैगन एंड स्नोब इफेक्ट्स। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है कि कंज्यूमर उस कमोडिटी को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सभी खरीद रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मुझे भी करना है, दैट इज अ बैंड वैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन भी बोल देते हैं ना इसको, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि इंडिविजुअल कमोडिटीज को इसलिए डिमांड कर रहे हैं बिकॉज सभी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ रही है, चाहे उसका प्राइस भी ज्यादा, तब भी खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि दूसरा खरीद रहा है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का कहीं ना कहीं,
कि प्राइस ज्यादा होने पर भी आप तब उस चीज को खरीदेंगे जब आप में वो एक बैंड वैगन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, भाई सभी कर रहे हैं मुझे तो करना है ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है आईफोन तो मैं क्यों ना लूं, फिर महंगा है तो क्या है, जैसे मर्जी है, कर्जा उठाएंगे, क्रेडिट लेंगे, लेंगे जरूर। बैंड वैगन इफेक्ट सभी कर रहे हैं, मुझे भी करना है, ठीक है। स्नॉब इफेक्ट उल्टा है। स्नॉब इफेक्ट होता है आपका कि यूनिक, इसमें यूनिकनेस आ जाती है। इंडिविजुअल कमोडिटीज को इसलिए डिमांड करते हैं बिकॉज दूसरे नहीं डिमांड कर रहे, ठीक है, बिकॉज दूसरे नहीं डिमांड कर रहे। इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटीज बिकॉज अदर्स आर नॉट डिमांडिंग, इसलिए उसकी प्रेस्टीज वैल्यू है। भाई किसी, सभी घड़ियां तो पहनते हैं, पर रोलेक्स की वॉच कौन पहनता है, तो मैं लूंगी। घड़ियां तो सभी पहनते हैं, पर ये इतने बड़े ब्रांड की घड़ी कोई नहीं पहनता, यूनिक है, इसलिए इसको मैं खरीदना चाह रही हूँ, क्योंकि ये यूनिक है, एक्सपेंसिव है, महंगी है चाहे कोई नहीं, पर यूनिक है। स्नॉब इफेक्ट, इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड उल्टा हो सकता है ना, मतलब प्राइस ज्यादा से भी डिमांड ज्यादा हो रही है। क्लियर होगी ये चीजें? चलिए आगे हम चलते हैं, ये अब बेसिक आ गया फिर से थोड़ा। डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों में फर्क क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए जब मैं बेसिकली सिर्फ डिमांड टर्म की बात कर रही हूँ, तो देखिए जो डिमांड है ना, इसमें है हाउ मच कंज्यूमर्स वांट एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस। जब मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रही हूँ ना, इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड करना चाह रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इफ आई एम सेइंग कि चेंज, प्राइस में चेंज होने के कारण जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, ठीक है। प्राइस के अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने के कारण जब डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको मैं चेंज इन डिमांड बोलती हूँ। मैं क्वांटिटी डिमांडेड टर्म आपकी स्पेसिफिकली यूज होती है जब हम डिमांड को एक स्पेसिफिक प्राइस से रिलेट कर देते हैं, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड टर्म की यूज करते हैं। जब मैं डिमांड को किसी स्पेसिफिक प्राइस से रिलेट नहीं कर रही है ना, देन इट इज डिमांड। मीन्स टू से कि ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड पर प्रभाव डालते हैं, नॉट ओनली एक स्पेसिफिक प्राइस, है ना। देन वी कैन यूज द टर्म डिमांड। जब मैं स्पेसिफिक उसको प्राइस से रिलेट कर रही हूँ, देन वी कैन यूज द टर्म क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसको और एग्जाम में भी आया था, बिल्कुल। तो ये देखिए, ये यहां से आपको ये समझ आएगा। एक वर्ड होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, एक वर्ड होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि आपका डिमांड कर्व में शिफ्टिंग हो रही है, दैट मीन्स अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड में चेंज हो रहा है। जब मैं कहूं कि डिमांड में चेंज हो रहा है अदर फैक्टर्स के कारण, प्राइस मेरा सेम रह रहा है, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। जब मैं कहूं कि भाई प्राइस में चेंज आने के कारण ही डिमांड में चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलंग डिमांड कर्व, जिसमें शिफ्टिंग नहीं होती। इसको और अच्छे तरीके से समझो, वैसे ही आपका +2 का कंसेप्ट है, +2 इकोनॉमिक्स में टीयर जैन की बुक से मैंने ये पढ़ा था। तो ये देखो, इफ आई एम सेइंग कि ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है, प्राइस सेम रहा पर डिमांड बढ़ गई, डिमांड कब आगे चला गया, क्यू से Q1 हो गया, दैट इज द इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस सेम रहने से जब डिमांड बढ़ी, इसी तरह प्राइस सेम रहने से अगर कम हो गई तो दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। एंड अगर मैं बात, अगर आपको टर्म आए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये शिफ्टिंग हो रही है डिमांड कर्व में, आगे पीछे शिफ्टिंग हो रही है ना। अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आए तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो, प्राइस कम डिमांड बढ़ी, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ गई, दैट इज द एक्सपेंशन इन डिमांड, है ना, दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड। और अगर इससे उल्टा चले, इससे उल्टा चले, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो गई, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आई, ऊपर की तरफ ऐसे, तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, दैट इज एक्सपेंशन, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। समझे बात? सो ये मूवमेंट अलग, मतलब डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, शिफ्टिंग नहीं हो रही ना, तो दैट इज द केस ऑफ मूवमेंट अलग डिमांड कर्व। फर्क समझ गए दोनों में? अब ये जो हमने अलग अलग फैक्टर्स डिमांड फंक्शन में पढ़े थे ना, जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, उसका डिमांड से रिलेशनशिप भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी चीज के लिए मेरा टेस्ट है, मेरी प्रेफरेंस है, उसको, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, पॉजिटिव रिलेशन है। बंदे की इनकम बढ़ेगी तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा, पॉजिटिव हो गया।
रिलेटेड गुड्स के प्राइस का मैंने आपको समझाया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ये इफेक्ट पॉजिटिव रहता है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव, है ना। एडवर्टाइजिंग, अगर चीज की एडवर्टाइज ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड उससे बढ़ेगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, अगर मुझे लगता है कि भी आने वाले टाइम में इस चीज का प्राइस ज्यादा बढ़ने वाला है तो मैं अभी उसकी डिमांड ज्यादा करूंगी। समझ गए? यस, टीयर जेन में ये कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसमें, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया आपका डिमांड का सारा। अब थोड़ा सा ना सप्लाई का भी सेम ही है, सप्लाई का भी कुछ नहीं है उसमें, सप्लाई का भी थोड़ा बेसिक सा समझ लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स आप में से होते हैं जो बेसिक भी समझ के नहीं आए होते, अपना +1 +2 वाला भी उनको थोड़ा फ्रेश करवाना पड़ता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेस भी जरूर पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को भी हमको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो थोड़ा सप्लाई का बेस भी पढ़ लेते हैं। सप्लाई होती क्या है, ठीक है। सो लंबी चली गई क्लास क्या, अभी 5 मिनट में खत्म होने वाली है बस, चलो। इन ए मार्केट इकोनॉमी, अब एक मार्केट में बेसिकली जो सेलर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, उसको वही सप्लाई साइड में वो एजेंट्स होते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में एक एजेंट होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है इन्वेस्टर, है ना। तो अभी हमने जो पढ़ा डिमांड साइड पढ़ी, डिमांड साइड में एजेंट कौन सा है, कंज्यूमर। अब हम पढ़ रहे हैं सप्लाई, सप्लाई साइड में एजेंट कौन सा है, प्रोड्यूसर, सेलर, है ना। अब सेलर में देखो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने डिमांड का मतलब पढ़ते हैं कि कितनी क्वांटिटी गुड एंड सर्विस की कंज्यूमर जो है वो विलिंग है खरीदने के लिए, है ना। सप्लाई में आ गया कि कितनी अमाउंट है गुड एंड सर्विस की जो प्रोड्यूसर विलिंग है बेचने के लिए एट वेरियस प्राइसेस, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड डिमांड में, लॉ ऑफ सप्लाई में बिल्कुल उल्टा काम है भाई, लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन डिपिक्ट करता है। सो लॉ ऑफ सप्लाई मींस देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा बेचेगा, सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अदर थिंग्स को कांस्टेंट माना, सेम इसमें भी अदर थिंग्स इसमें कौन सी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट जो है सप्लाई पर उसने कंसीडर नहीं किया, है ना। क्योंकि नॉर्मली अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उस चीज की सप्लाई प्रोड्यूसर कम करेगा, है ना। पर ये सभी फैक्टर्स कांस्टेंट मान के हम सिर्फ जब प्राइस एंड सप्लाई की बात करते हैं, सो दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अदर थिंग्स में आपका चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, लेवल ऑफ कंपटीशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसी, बड़े फैक्टर्स है। बट इन लॉ ऑफ सप्लाई वी विल कंसीडर ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो यही अदर फैक्टर्स मिला के बनाते हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन का मतलब सप्लाई को प्रभावित करने वाले सारे फैक्टर्स को अगर हम लिस्ट बना ले तो प्राइस इफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था सेम वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज हो, अलग अलग ये देखिए दैट इज अ सप्लाई शेड्यूल। देखिए अगर टेक्नोलॉजी सुषमा जी अच्छी होगी, बढ़िया होगी, है ना, तो सप्लाई चीज की बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़िया होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है। दैट इज द रिलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देखिए ये आपका सप्लाई शेड्यूल है। तो सेम इसी तरह जैसे हमने डिमांड के केस में किया था, आप इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के सप्लाई शेड्यूल्स को प्लस कर दोगे तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। अब इसमें देखो पॉजिटिव रिलेशन जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई को भी बढ़ा रहे हैं। ये ए प्रोड्यूसर का सप्लाई शेड्यूल है, ये बी प्रोड्यूसर का सप्लाई शेड्यूल है, प्लस कर दोगे तो आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा, क्लियर। ये आ गया सप्लाई कर्व। जैसे कि मैंने बताया देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये कर्व भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड इसमें बढ़ेगी, ठीक है। जैसे हम डिमांड में डिमांड कर्व में इस साइड पर प्राइस ले रहे थे, इस साइड पर क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे थे ना, सप्लाई कर्व में भी वैसे ही है, बस इस साइड पर हम क्वांटिटी सप्लाइड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज। जब सिर्फ प्राइस में चेंज आने के कारण सप्लाई में चेंज आए उसको बोलते हैं एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। जब प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने के कारण सप्लाई कब आगे जाए या पीछे आए, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना। ये आपकी मूवमेंट अलंग हो गया, ये आपका शिफ्टिंग हो गया,
that are the same things that we explained in demand. ठीक है, क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी को भी पूछना है तो बता दीजिए, अदरवाइज आई विल एंड द सेशन। कुछ भी ऐसा जो आपका छूट गया या आपको समझ नहीं आया, यू कैन वॉच द क्लास अगेन। अंकिता हीर जी, आप ना प्लीज फॉलो करिए, जो जिस कोर्स में आपने अब एनरोल किया ना, बस उसको फॉलो करिए और कुछ मत देखिए, रोज क्लासेस देखिए, जो आपके पास मेरी बुक है उस पर ऐड ऑन करिए चीजें, नोट्स अपने बनाइए, ठीक है, और क्लासेस देखिए, क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है, रोज क्लासेस देखिए, जो भी आपको देखिए, आपकी क्लासेस कंटेंट सेक्शन में आपको मिलेगी जून 2026 के फोल्डर में, ठीक है, लाइव सेक्शन किसी ने नहीं देखना, बिकॉज लाइव सेक्शन में कुछ ऊपर नीचे उलट पुलट मिलेगा आपको, आपको कंटेंट सेक्शन में जून 2026 का फोल्डर देखना है, उसमें मैं कुछ ऐसा दिन जिस दिन लाइव क्लास नहीं है उस दिन रिकॉर्डेड क्लास भी डालूंगी, वो भी आपको देखनी है, ठीक है जी। तो एवरीथिंग विल बी इन योर कंटेंट सेक्शन जून 2026 फोल्डर। हो जाएगा सुषमा जी, आपका मई तक, मतलब आपका ना हर बैच का टारगेट रहता है 4-5 महीनों में सब कवर हो जाएगा, ठीक है, पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, फिक्र मत करिए, सिलेबस की टेंशन आपसे ज्यादा मुझे है, ठीक है, सब कवर हो जाएगा। मैं भाग्यश्री जी इसका कोई हल करती हूँ कि लैपटॉप में भी आप लाइव क्लास देख पाए, ठीक है, कंटेंट सेक्शन में 2 घंटे बाद, अभी जैसे हुआ ना, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको कंटेंट सेक्शन जून 2026 फोल्डर में मिलेगी क्लास, और क्लास के नीचे उसका आपको वो मिल जाएगा अपना जो है पीडीएफ, ठीक है, मतलब जो भी आपका लेटेस्ट वाला पहला फोल्डर है आपके कंटेंट सेक्शन में, उसको उसमें आपको क्लास मिल जाएगी। पीवाईक्यू सारे आपको करवाए हुए हैं सरोज खान जी, पीवाईक्यूज की सभी क्लासेस आपके कंटेंट सेक्शन में चेक करिए, आप प्लीज पहले ओरिएंटेशन क्लास देखिए, उसमें मैंने आपको सब शेड्यूल, सब प्लान, सब समझाया हुआ है, ठीक है, उसमें देखिए पीवाईक्यूज सारे आपके कंटेंट सेक्शन में करवाए गए हैं। इशिका जी, यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। नहीं, ज़रूरत तो नहीं है वैसे, अगर वहां से आपने सभी क्लासेस देख ली हैं, बस करंट वगैरह खुद कर लेना फिर अनुष्का जी आप, सब कंटेंट सेक्शन में है आपका, ठीक है। राजेश्री जी, एवरीथिंग इज इन योर कंटेंट सेक्शन। देखिए, ओरिएंटेशन क्लास हमने अभी तक सिर्फ यूजीसी नेट के कोर्स में ली है, ठीक है, वो एकदम फ्री है, किसी भी कोर्स वाला स्टूडेंट, मतलब जो स्टेट के एग्जाम्स हैं, एपी के, पीजीटी के एग्जाम्स हैं, वो यूजीसी नेट के कोर्स की ओरिएंटेशन क्लास फ्री में देख सकता है, उसमें उसको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, जो भी है। तो बट आईईएस की ओरिएंटेशन क्लास तो हमने अभी तक नहीं ली, जैसे आपने कहा, जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, मैं इसके बारे में भी एक बार देख लेती हूँ कि अगर हम आईईएस की जैसे ओरिएंटेशन क्लास ले सकते हैं तो, ठीक है। नहीं श्वेता जी, सब कुछ तो नहीं ना मैं पढ़ा सकती, हमारी टीम है पूरी बड़ी, ठीक है, ईच एंड एवरी क्लास अगर आप फॉलो कहोगे आईईएस में भी सभी क्लासेस मैं ले लूँ तो यूजीसी नेट छोड़ दूँ क्या फिर मैं, बाकी स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं जो हम पीएससी वगैरह की, वो छोड़ दे के, ऐसा नहीं ना पॉसिबल हो सकता, मैं तो यही कर सकती हूँ कि जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो मेरी गाइडेंस में पढ़ाएगी। थैंक यू सो मच इशिका जी।
ओके जी, ठीक है, डन।